कि जिन्वू खुद ड्रैगन किंग से फाइट करने के लिए उसे जापान के एक आइलैंड में ले जाता है, जहां लंबी फाइट के बाद जब जिन्वू ड्रैगन किंग के सामने नहीं टिक पाता तब वो डार्कनेस की पावर से खुद के लिए एक पावरफुल आर्मर बनाता है। लेकिन फिर भी कुछ देर की फाइट के बाद ही जिन्वू ड्रैगन किंग से हार जाता है। लेकिन तभी वहां रूलर्स और उनकी आर्मी आ जाती है, जिसका प्लान जिन्वू ने पहले से ही कर लिया था, जिसके बाद रूलर्स ड्रैगन किंग को आसानी से खत्म कर देते हैं। तो चलिए अब हम आगे की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब जैसे ही ड्रैगन किंग की बॉडी धूल बनकर उड़ती है, उन रूलर्स में से एक रूलर जिन्वू के पास आकर बोलता है कि आपने हमारे युद्ध को खत्म कर दिया है, मुझे नहीं पता कि मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। तब जिन्वू बोलता है कि शुक्रिया का तो पता नहीं, लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। ये कुछ ऐसा है जो सिर्फ आप ही मेरे लिए कर सकते हैं। तब वो रूलर बोलता है कि मैं आपके लिए मेरी पावर्स से जो कुछ भी हो सकता है वो सब करूंगा। तब जिन्वू बोलता है कि क्या मैं सिर्फ एक बार के लिए कप ऑफ रीइंकार्नेशन का यूज कर सकता हूं। सभी रूलर्स हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जिन्वू फिर से समय को 10 साल पीछे करने के लिए बोल रहा था। वो बोलते हैं कि क्या आप सच में कप ऑफ रीइंकार्नेशन का यूज करना चाहते हैं। जिन्वू हाँ बोलता है। तब रूलर्स उसे बताते हैं कि भले ही आप टूल का यूज करके समय को पीछे कर दें, फिर भी मोनार्क्स को समय के चेंज के बारे में पता चल जाएगा। वो बोलते हैं कि मरे हुए सभी मोनार्क्स अपनी पुरानी यादों के साथ फिर से जिंदा हो जाएंगे। तो क्या आप फिर भी ऐसा करेंगे? तब जिन्वू उन्हें बताता है कि मैं डिमेंशन गैप में अकेले ही सभी मोनार्क्स और उनकी आर्मी को देख लूंगा। दरअसल सभी मोनार्क्स 10 साल पहले डिमेंशन गैप में छिपे हुए थे, जहां से मोनार्क्स और उनकी आर्मी को पृथ्वी तक पहुंचने में 10 साल का समय लगता है। इसीलिए जिन्वू डिसाइड करता है कि इस जंग में मरे हुए सभी लोगों को वापस लाने के लिए वो समय को 10 साल पीछे करेगा और मोनार्क्स के पृथ्वी पर आने से पहले वो अकेले ही डिमेंशन गैप में जाकर एक एक करके सभी मोनार्क्स को ढूंढकर खत्म कर देगा, ताकि पृथ्वी पर कोई वॉर ना हो। इसके बाद जिन्वू बोलता है कि जब आप एक बार समय को पीछे कर दें तो आप किसी को भी पृथ्वी पर ना भेजें। रूलर बोलता है कि क्या आप पूरी जंग को अकेले ही अपने ऊपर ले रहे हैं? ऐसा करने की वजह क्या है? रूलर बताता है कि हमने टूल को कई बार यूज किया है और ये अब तक का सबसे अच्छा रिजल्ट है। तब जिन्वू उन्हें बताता है कि मैंने बहुत से लोगों को इस जंग में खो दिया है और मैं उन्हें वापस लाना चाहता हूँ। इसके बाद रूलर्स बोलते हैं कि कप ऑफ रीइंकार्नेशन की ड्यूरेबिलिटी लगभग खत्म हो गई है और अगर इस बार आप फेल हुए तो आप फिर से समय को पीछे नहीं कर सकते हैं। रूलर बोलता है कि अगर आप अभी रुक जाएं तो आप उन मोनार्क्स को रोकने वाले हीरो के रूप में जाने जाएंगे। लोग हमेशा आपको याद रखेंगे, लेकिन अगर आप टूल का यूज करेंगे तो किसी को भी आपकी ये फाइट याद नहीं रहेगी। अगर आप हार जाते हैं तो हम आपका इंतजार कर रहे होंगे और अगर आप जीत जाते हैं तो आपको बधाई देने वाला कोई नहीं होगा। तो क्या आप फिर भी समय को पीछे करना चाहते हैं? तब जिन्वू अपनी आंखें बंद करते हुए अपनी माँ और बहन चाहे जिनचुल और जिन्हों को याद करता है और वापस खड़े होते हुए रूलर्स को हाँ बोलता है। तब वो रूलर बोलता है कि तो आप सिर्फ दुनिया का एक हिस्सा नहीं बल्कि पूरी दुनिया को ही बचाना चाहते हैं। इसके बाद रूलर्स जिन्वू से बोलते हैं कि आपका अपने आप सब कुछ संभालने का इरादा मुझे ऐशबॉर्न की याद दिलाता है। इसके बाद रूलर बोलता है कि मैं समझता हूँ और मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। तब जिन्वू उन्हें रोकते हुए पूछता है कि उन शैडो सोल्जर्स का क्या होगा जो पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे। तब रूलर उन्हें बताता है कि जो बीइंग पास्ट में ओवरलैप करते हैं उनका अंत हो जाएगा और जो ओवरलैप नहीं करते वो बने रहेंगे। तब जिन्वू स्माइल करता है और उन्हें बताता है कि मैं अब तैयार हूँ। जिसके बाद रूलर्स का लीडर कप ऑफ रीइंकार्नेशन को समन करते हुए बोलता है कि आपकी हिम्मत आपकी दुनिया बचाए। सभी रूलर्स एक साथ आकर जिन्वू के सामने टूल का यूज करते हैं, जिसके बाद वहाँ पर ब्राइटनेस बढ़ती जाती है। पूरी पृथ्वी और पूरे यूनिवर्स में समय पीछे जाने लगता है। पूरी दुनिया के लोग, सभी हंटर्स और पूरी पृथ्वी ही अब वापस 10 साल पहले की तरह हो चुकी है। अब यहाँ से समय 10 साल पहले से स्टार्ट हो चुका है, जहाँ अब पृथ्वी पर माना का नामो निशान नहीं है और ना ही किसी के पास पावर्स हैं। इस टाइमलाइन में आते ही हम सबसे पहले जिन्वू के अपार्टमेंट में देखते हैं, जहाँ जिन्वू की माँ उसे उठाने के लिए जिन्हा से बोलती है। जिन्हा जैसे ही रूम में जाती है जिन्वू पहले ही उठ चुका होता है, क्योंकि दुनिया 10 साल पीछे हो चुकी है। इसीलिए जिन्वू और जिन्हा अब छोटे हो चुके हैं। जिन्हा की माँ खाना बना रही होती है। जिन्वू बाहर उठकर अपने डैड को न्यूज़पेपर पढ़ते हुए देखता है। उसे हैरान देखकर इल्हान बोलता है कि तुम इस तरह एक्टिंग क्यों कर रहे हो? अपने फादर को सामने देखकर जिन्वू की आंखों से आंसू आने लगते हैं। जिन्वू उन्हें बताता है कि उसने कोई बुरा सपना देखा। जिन्वू सोचता है कि मेरा बुरा सपना खत्म हो गया है और अब मैं अपनी छोटी बहन के साथ हूँ। मेरी माँ ठीक है और मेरे पापा गायब नहीं हुए हैं। मुझे सब कुछ ठीक करने के लिए सिर्फ एक लास्ट चांस मिला है और मैं इस मौके को खोना नहीं चाहता। अब मैं आने वाले फ्यूचर को दोबारा लिख सकता हूँ, लेकिन बस थोड़ी देर के लिए मैं इस सुकून को फील करना चाहता हूँ। इन यादों को संभाल कर रखूंगा अपने लिए एक इनाम के रूप में। जिन्वू सोचता है कि मुझे पता है कि इस आसमान के उस पार मोनार्क्स हम पर अटैक करने के लिए बड़े बड़े गेट्स तैयार कर रहे हैं, लेकिन बस थोड़ी देर के लिए और मैं इस मोमेंट को एंजॉय करना चाहता हूँ, सिर्फ एक और दिन के लिए। जब मैं अपने सारे काम निपटा लूंगा तब मैं वापस आ जाऊंगा, लेकिन बस थोड़ी देर के लिए और मैं इस मोमेंट को एंजॉय करना चाहता हूँ, सिर्फ एक और दिन के लिए। जिन्वू एक दिन अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ वक्त बिताता है। इसके बाद वो अपने उस मिशन में चला जाता है जिसके लिए वो समय में पीछे आया है। मतलब अब जिन्वू डिमेंशन गैप में मोनार्क्स को ढूंढकर उन्हें अकेले खत्म करने के मिशन पर जा चुका है। इसके बाद हम जिन्वू को डिमेंशनल गैप में देखते हैं, जहां जिन्वू
जिन्वू और शैडो सोल्जर्स यहाँ छिपे मोनार्क्स और उनकी आर्मी से जंग लड़ रहे हैं। कई सालों तक जिन्वू बेरू और बेलियन के साथ अकेले फाइट करता रहा। सभी मोनार्क्स और उनकी आर्मी से फाइट करते करते 27 साल बीत जाते हैं। जिन्वू सोचता है कि मैंने मोनार्क के खिलाफ अपनी वॉर को जीत लिया है और इन सबसे ज्यादा मैंने योगुमुंट को भी मार डाला और इसके साथ मुझे 27 साल हो गए हैं डिमेंशनल क्रैक में आए हुए और अब ऐसा लग रहा है कि ये लंबी वॉर खत्म होने वाली है। जब से मैं इस डिमेंशनल क्रैक में आया हूँ अब जाके ऐसा लग रहा है कि ये फाइट अपने अंत के करीब आ चुकी है। अब सिर्फ एक आखिरी दुश्मन ड्रैगन किंग और उसके सोल्जर्स ब्रिगेड ऑफ डिस्ट्रक्शन बचे हुए हैं। भले ही यहाँ 27 साल बीत चुके हैं लेकिन जिन्वू इस बात से खुश है कि यहाँ का समय बाहर की दुनिया से अलग चलता है, क्योंकि बाहर की दुनिया में अभी केवल 2 ही साल बीते हैं। जिन्वू सोचता है कि बाहर की दुनिया में लगभग 2 साल गुजर गए होंगे और मैं अब 2 साल बाद सबसे दोबारा मिल पाऊंगा। जिन्वू एक जगह बैठकर अपनी फैमिली के बारे में सोच रहा होता है। तभी बेलियन जिन्वू के पास आकर बोलता है कि मेरे किंग, हमने यहाँ सब कुछ खत्म कर दिया है। ऐसा कोई दुश्मन यहाँ नहीं बचा जो सांस ले रहा हो। इसके बाद जिन्वू बोलता है कि हम दूसरी बार नहीं हारेंगे और वो उठकर अराइज बोलता है। मोनार्क्स की आर्मी को मारते मारते जिन्वू की शैडो आर्मी अब बहुत बड़ी और पावरफुल हो चुकी है। इसके बाद हम ड्रैगन किंग का कैसल देखते हैं जिसके चारों तरफ ड्रैगन्स की आर्मी फैली हुई है। तभी एक बीस्ट वहाँ आकर ड्रैगन किंग को बताता है कि मोनार्क ऑफ ट्रांसफिगरेशन को हरा दिया गया है, तो क्या हम यहाँ से कहीं और चले जाएं? तब आंत्रेस बोलता है कि मैं अब भागते भागते थक गया हूँ, हम यहाँ उससे युद्ध करेंगे। शैडो मोनार्क सच में अनोखा है। तभी वहाँ जिन्वू की शैडो दिखाई देती है। आंत्रेस बोलता है कि मैं तुझसे इंप्रेस हुआ शैडो मोनार्क, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू समय को पीछे करने के लिए टूल का यूज करेगा। ये सोचने की बात है कि मैं तुझसे दोबारा मिला जिंदा और सांस लेते हुए, लेकिन अब हम में से किसी एक को अंत काल तक इंटरनल रेस्ट करने का समय आ गया है। वहाँ से उठते हुए ड्रैगन किंग बोलता है कि मैं हूँ आंत्रेस और तेरा क्या नाम है शैडो मोनार्क। तब जिन्वू उसे अपना नाम बताते हुए बोलता है कि क्या तेरा कोई और आखिरी शब्द है। ड्रैगन किंग नहीं बोलता है और अपनी आर्मी के साथ फाइट के लिए तैयार हो जाता है। जिन्वू और ड्रैगन किंग स्पीड से एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोनों ही अपने वेपन से एक दूसरे के अटैक को रोक लेते हैं और वहीं ड्रैगन आर्मी से जिन्वू के सोल्जर्स भिड़ जाते हैं। जिन्वू और उसके सोल्जर्स ड्रैगन किंग सहित उसकी पूरी आर्मी को खत्म कर देते हैं और आखिरकार डिमेंशनल क्रैक में इतने सालों बाद जिन्वू सभी मोनार्क को खत्म करके अपना मिशन पूरा कर लेता है। बाहर अब 2 साल बीत चुके हैं। बाहर की दुनिया में पूरा अमेरिका तब हिल जाता है जब सेलनर एक भविष्यवाणी करती है कि जल्द ही तबाही लाने वाला गॉड इस दुनिया में उतरने वाला है। आमतौर पर इस तरह की बातों पर कोई ध्यान नहीं देता क्योंकि अभी तक ना ही पृथ्वी पर कोई गेट खुला था और ना ही किसी के पास पावर्स थी, लेकिन सेलनर ने 2 साल पहले जो भी भविष्यवाणियां की थी वो सब सच निकली। इसी वजह से इस बार वो कंट्रोवर्सी में फंसी हुई है क्योंकि उसने ये बोला कि गॉड ऑफ डेथ इस दुनिया में अनंत डेथ सोल्जर्स के साथ पृथ्वी पर आएंगे और हमारे पास गॉड ऑफ डेथ से बचने का कोई चांस नहीं होगा। इसीलिए हर कोई सदमे में है और अगले ही दिन सियोल के ऊपर लगभग पूरे आसमान को ढक देने वाला एक बड़ा सा ब्लैक होल दिखाई देता है और तब सेलनर की भविष्यवाणी पूरी दुनिया के सभी न्यूज़पेपर की हेडलाइंस बन गई। तभी वो देखते हैं कि ब्लैक होल क्रैक होने लगता है। क्योंकि इस टाइमलाइन में कोई गेट्स के बारे में नहीं जानता था, इसीलिए सब उसे ब्लैक होल बोल रहे थे। वो गेट अब ब्रेक हो जाता है लेकिन उन लोगों को उस गेट से निकलते कोई नहीं दिखता है। दरअसल ये गेट जिन्वू ने ही डिमेंशनल रिफ्ट से बाहर की दुनिया में आने के लिए क्रिएट किया था। गेट क्रैक होते ही जिन्वू बिना किसी की नजर में आए डिमेंशनल रिफ्ट से बाहर की दुनिया में आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिन्वू के सामने कोई फ्लावर्स लेकर खड़ा है। वो बंदा जिन्वू को वेलकम बैक कहते हुए बोलता है कि आप सेफली वापस आ गए हैं मिस्टर संग, या फिर मुझे आपको शैडो मोनार्क कहना चाहिए। वो फ्लावर्स देते हुए बोलता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप एक स्कूल के बच्चे के रूप में वापस आएंगे। इस पर जिन्वू बोलता है कि अगर मैं चेहरे पर बियर्ड के साथ आता तो लोग डर जाते। जिन्वू बोलता है कि ये बुरा भी नहीं है कि कम से कम एक इंसान मेरे वेलकम के लिए यहाँ आया है। तब ये बंदा बोलता है कि हम सच में नहीं सोच पा रहे थे कि आप अकेले सब कुछ संभालने की कोशिश करके वापस आ पाएंगे, लेकिन मैं अब देख पा रहा हूँ कि आपके कदमों में 10,000 सोल्जर्स का वजन है। इसके बाद जिन्वू बोलता है कि मैं श्योर हूँ कि आप सिर्फ यहाँ फ्लावर्स देने तो नहीं आए हैं, आखिर रूलर्स के वेसल को मुझसे क्या काम है। दरअसल ये इंसान रूलर्स का वेसल है जो कि जिन्वू की पावर्स और उसको अच्छी तरह से जानता है। इसके बाद वो जिन्वू से बोलता है कि ये एक लंबी बातचीत हो सकती है तो हम कहीं और बैठकर बातें करते हैं। इसके बाद जिन्वू के बोलने पर वो दोनों एक आइसक्रीम शॉप में जाते हैं। क्योंकि जिन्वू लंबे टाइम से किसी और जगह में था इसीलिए उसे आइसक्रीम खाने की इच्छा हो रही थी। इसके बाद जिन्वू उससे पूछता है कि आखिर रूलर्स ने क्या बोला है। वेसल बोलता है कि रूलर्स हमेशा आपको थैंक्स करना चाहते हैं। जिन्वू उससे बोलता है कि फॉर्मेलिटीज को भूल जाओ और जो प्रॉब्लम है वो बताओ। तब वो वेसल बोलता है कि ऐसी बात नहीं है, असल में मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि सभी प्रॉब्लम सोल्व हो गई हैं। इसके बाद वो बताता है कि रूलर्स आपके पावर्स को लेकर चिंता में हैं जो कि दुनिया बदल सकती है। जैसा कि आपको पता है आपके पास ऐसी पावर्स हैं जिसके लिए दुनिया तैयार नहीं है। वो बताता है इस दुनिया में अब माना नहीं है और ये बहुत वीक है। यही वजह है कि अगर आप इस बात से एग्री करते हैं तो हम सोच रहे हैं कि आप अपनी पावर्स को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार दूसरी दुनिया में चले जाएं। दरअसल दुनिया अब
10 साल पीछे से स्टार्ट हो चुकी है, इसीलिए जिन्वू और वेसल्स के अलावा अब किसी के पास माना और पावर्स नहीं है। इसीलिए रूलर्स जिन्वू को किसी और दुनिया में भेजना चाहते हैं। ये सुनकर जिन्वू बोलता है कि दूसरी दुनिया में चले जाने की बजाय मुझे पूरी तरह से सील कर देना भी एक ऑप्शन है। इस पर वो वेसल बोलता है कि ये भी पॉसिबल है। ये सुनकर जिन्वू बहुत गुस्से में आ जाता है। उसके माना को देखकर उस वेसल की फट जाती है। जिन्वू बोलता है कि अब तुम्हें मेरी कोई जरूरत नहीं है, तो तुम मुझसे छुटकारा पाना चाहते हो, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने जो पावर्स पोजेस किया है तुम उससे डरते हो। वो वेसल डरकर बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। वो फोन निकालते हुए जिन्वू को कुछ पढ़ने के लिए बोलता है, जिसमें सेलनर ने भविष्यवाणी की थी कि गॉड ऑफ डेथ जल्द ही दुनिया को खत्म करने आएंगे। वो वेसल बताता है कि जब आप गायब हुए थे तब वो इतनी पावरफुल भविष्यवाणियां नहीं करने वाली थी, लेकिन हमारे दुनिया के कांटेक्ट में आने के बाद उसकी जिंदगी बदल गई। तब जिन्वू बोलता है कि तो क्या ये चेंज मेरे यहाँ होने की वजह से हुआ है? इस पर वो वेसल हाँ बोलता है। इसके बाद जिन्वू उससे बाद में बात करने के लिए बोलता है और वो ग्रेट मोनार्क बोलते हुए वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद जिन्वू सभी बातों को सोचने लगता है कि मैंने मोनार्क्स को खत्म कर दिया और एक ग्रेट पावर ने अपना मिशन पूरा कर लिया, तो क्या मेरा एग्जिस्टेंस अब ऐसा हो गया है जिसकी इस दुनिया को अब कोई जरूरत नहीं है? कितना बेमतलब है। लेकिन तभी उसके पास से चाहे-इन गुजरती है। वो तुरंत दौड़कर उसे देखता है और सोचता है कि वक्त आएगा जब इस सवाल का जवाब दिया जाएगा कि क्या मेरा इस जगह पर रहना ठीक है। लेकिन अगर इस जगह पर रहने की कोई वजह है तो शायद इस जगह पर अभी भी ऐसे लोग हैं जिनसे मैं प्यार करता हूँ, और वो लोग जो मुझसे प्यार करते हैं वो अब भी यहाँ हैं, और ये वजह मेरे लिए इस जगह पर रुकने के लिए काफी है। इसीलिए मैं यहाँ रुकूंगा और दूसरी वजह को ढूंढूंगा कि मैं इस जगह पर क्यों हूँ। और जिन्वू अब यहाँ रहने का डिसाइड करता है और वो चाहे से जाकर मिलता है। और अंत में हमें सभी कैरेक्टर्स को दिखाया जाता है जो कि अपनी लाइफ आराम से जी रहे हैं एक ऐसी दुनिया में जहाँ ना तो कोई मॉन्स्टर्स हैं और ना ही कोई बीस्ट। स्टार्टिंग में हम जिनचुल को देखते हैं जो कि इस टाइमलाइन में एक क्राइम डिटेक्टिव है। जिनचुल को बार बार कुछ खोने का एहसास हो रहा था, लेकिन वो जब भी याद करने की कोशिश करता है वो कुछ भूला हुआ भी नहीं पाता। जिनचुल पुलिस स्टेशन में आने के बाद अपने टीममेट से मिलता है। तभी वो स्टेशन में 3 क्रिमिनल्स को देखता है जो खुद ही अपने आप को स्टेशन में सरेंडर कर देते हैं क्योंकि वो सब बहुत ज्यादा डरे हुए थे। डिटेक्टिव के पूछने पर वो बताते हैं कि जमीन से एक मॉन्स्टर शैडो बाहर निकला और उनसे बोला कि अगर उन लोगों ने 24 घंटे के अंदर खुद को सरेंडर नहीं किया तो उन लोगों को मार दिया जाएगा। वो क्रिमिनल चिल्लाते हुए बोलता है कि मैंने क्राइम किया है और मैं अपना क्राइम एडमिट करता हूँ, इसीलिए प्लीज मुझे जल्दी से जेल में डाल दीजिए। जिनचुल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस चीज की कैसे रिपोर्ट करें। तभी दूसरा डिटेक्टिव बोलता है कि नए लोगों को रिपोर्ट से निपटने दो और तुम मीटिंग रूम में आओ। मीटिंग रूम में आने के बाद सीनियर्स ये डिसाइड करते हैं कि उन क्रिमिनल्स को छोड़ दिया जाए ताकि ये पता चल सके कि 24 घंटे अगर वो जेल से बाहर रहेंगे तब उनके साथ क्या होगा। क्योंकि सारे क्रिमिनल्स ने एक ही चीज को देखकर खुद को सरेंडर किया है, इसीलिए हायर अप्स ने सच्चाई का पता लगाने के लिए डिटेक्टिव्स को कुछ ही टाइम दिया है। लेकिन जिनचुल उन लोगों से बोलता है कि अगर उनके साथ सच में कुछ हो जाता है तब क्या होगा। जिनचुल की बात पर वो दोनों डिटेक्टिव हंसने लगते हैं कि वो भूतों पर विश्वास करने वालों में से है। इसके बाद दूसरा वाला डिटेक्टिव जिनचुल को बताता है कि कुछ नहीं होगा, हम उन सस्पेक्ट्स को एक सुनसान एरिया में ले जाएंगे और देखेंगे कि क्या होता है। वो बोलता है कि इसके अलावा उनके ऊपर कई डिटेक्टिव्स की नजर रहेगी और मान लीजिए कि 24 घंटे के बाद मॉन्स्टर अचानक आ भी गए तो हमें उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। इसके बाद वो सब उन सस्पेक्ट्स को एक सुनसान स्टोरेज रूम में ले जाते हैं। सुनसान जगह में आने के बाद उनमें से एक क्रिमिनल डरकर बोलता है कि हमें यहाँ नहीं होना चाहिए था, हम यहाँ मर जाएंगे। इस पर डिटेक्टिव बोलता है कि कुछ समय के लिए तुम्हें यहीं रहना होगा क्योंकि हमें कुछ इन्वेस्टिगेट करना है। 24 घंटे पूरे होने में अब सिर्फ 10 मिनट बचे हुए थे। तभी उन लोगों को फील होता है कि रूम की हवा दूसरे दिन के मुकाबले आज ज्यादा ही ठंड है और तभी 24 घंटे पूरे हो जाते हैं। डिटेक्टिव्स सस्पेक्ट को घेर कर खड़े थे, लेकिन फिर भी सस्पेक्ट बुरी तरह डरा हुआ था। वो डरते हुए उन्हें बताता है कि हमने पहले सच में उसे देखा था। डिटेक्टिव बोलता है कि तुम लोगों ने साथ में ड्रग्स ली थी, हमें सब कुछ सच सच बता दो। जैसे ही वो सस्पेक्ट बोलता है कि असल में हम 4 लोग थे, तभी जिनचुल जमीन से कुछ निकलते हुए देखता है। वो चिल्लाते हुए बोलता है कि वहां से वो बाहर आ रहे हैं। तभी जमीन से शैडो सोल्जर्स बाहर निकलते हैं और सभी क्रिमिनल्स को दूर फेंक देते हैं। जब तक डिटेक्टिव्स वहां से उठते, शैडो सोल्जर्स उन क्रिमिनल्स को खाना स्टार्ट कर चुके थे। शैडो सोल्जर्स को सामने देखकर जिनचुल की फट जाती है। वो बोलता है कि मॉन्स्टर सच में आ गए। वो एंट सोल्जर्स उन क्रिमिनल्स को बहुत ज्यादा बुरी तरह खत्म कर देती है। पूरा रूम खून से भर जाता है और जिनचुल उन्हें देखता ही रह जाता है। काम खत्म होने के बाद आगे वाली एंट बाकी के दोनों एंट्स को चलने का इशारा करती है। इसके अलावा वो शैडो एंट जिनचुल की तरफ देखकर स्माइल करती है। ये देखकर जिनचुल हैरान हो जाता है कि वो एंट तो स्माइल कर रही है। उनके हाव भाव देखकर जिनचुल को ऐसा लग रहा था कि जैसे वो एंट्स उससे मिलकर खुश हैं। उनके जाने के बाद जिनचुल सोचने लगता है कि ऐसा लग रहा है जैसे मैं इस सिचुएशन से पहले भी गुजर चुका हूँ, लेकिन ये कैसे हो सकता है। इसके बाद वापस
वापस जब सभी डिटेक्टिव्स स्टेशन में आते हैं तब सीनियर द्वारा सभी को डांट लगाई जाती है कि सस्पेक्ट्स पूरी तरह से गायब हो गए हैं और तुम सब वहाँ बेहोश पड़े थे। इसके बाद वो जिंचुल से पूछता है कि तुमने एम्बुलेंस को कॉल क्यों नहीं किया, क्या तुम्हें कुछ भी याद है? लेकिन जिंचुल उससे बोलता है कि जब मैं होश में आया तब हर कोई ठंडा पड़ा था। जिसके बाद सीनियर फैसला करता है कि वो इसकी रिपोर्ट हायर अप्स को नहीं करेगा और वो सभी डिटेक्टिव से अपना मुंह बंद रखने के लिए बोलता है। इस इंसिडेंट के बाद से जिंचुल को बहुत कुछ गड़बड़ लग रहा था, इसीलिए वो इस चीज की सच्चाई का पता लगाने में जुट जाता है, क्योंकि ऐसे और भी बहुत से केसेस सामने आ रहे हैं जिसमें क्रिमिनल्स ने खुद ही सरेंडर किया है। इसके बाद जिंचुल का साथी बताता है कि सरेंडर किए हुए क्रिमिनल्स के नंबर्स स्टार्टिंग मार्च में कम हुए हैं। जिंचुल उससे पूछता है कि तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा क्या? तब वो डिटेक्टिव बताता है कि उसकी रिलेटिव एक छोटी सी बुक्स की किराए की दुकान चलाती थी। वो हमेशा इस बात पर दुखी रहती थी कि फरवरी में उनका बिजनेस ठीक नहीं चलता था, लेकिन मार्च स्टार्ट होते ही उनका बिजनेस अच्छा चलने लगता था, क्योंकि ये वही सीजन होता है जब बच्चे छुट्टियों के बाद स्कूल जाते हैं। उस डिटेक्टिव को लगता है कि उसने बेकार जानकारी दी है, लेकिन जिंचुल बोलता है कि वो उसकी इस बात को ध्यान में रखेगा। इसके बाद हम सियोल के स्कूल का सीन देखते हैं, जहाँ जिन्वू भी स्कूल जाना स्टार्ट कर चुका होता है। स्कूल में हम प्रिंसिपल को देखते हैं जो एक टीचर से जिन्वू के बारे में बोलता है कि हमारे स्कूल में एक प्रॉब्लमैटिक स्टूडेंट आ रहा है। टीचर जिन्वू की रिपोर्ट देखता है कि उसका फादर फायर स्टेशन में काम करता है और उसकी माँ हाउसवाइफ है और इसका रिजल्ट भी ठीक ठाक है, इसीलिए टीचर को ये स्टूडेंट प्रॉब्लमैटिक नहीं लग रहा था। लेकिन जब टीचर रिपोर्ट में आगे देखता है तब उसमें पता चलता है कि जब वो फर्स्ट ग्रेड मिडिल स्कूल में था तब वो 2 सालों के लिए अपने घर से चला गया था। दरअसल ये वही 2 साल थे जब जिन्वू मोनार्क्स को खत्म करने के लिए डिमेंशनल क्रैक में गया हुआ था। इसके बाद प्रिंसिपल उससे पूछता है कि क्या तुम इस स्टूडेंट को संभाल सकते हो? तब ये टीचर, जिसका नाम पार्क है, वो बोलता है कि आप सभी प्रॉब्लमैटिक स्टूडेंट्स को मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं उन सभी को प्रॉब्लमैटिक स्टूडेंट्स से अनप्रॉब्लमैटिक बनाऊंगा। इसके बाद हम स्कूल के ग्राउंड का सीन देखते हैं जहाँ सभी स्टूडेंट्स लाइन लगाए खड़े हुए थे। वहाँ पार्क हाथ में डंडा लिए सबको शांत करा रहा होता है। तभी उसकी नजर जिन्वू पर पड़ती है और वो उसे बदमाश संग जिन्वू बोलता है। वो टीचर जिन्वू की तरफ बढ़ते हुए सोचता है कि तुम कितने भी परेशान करने वाले स्टूडेंट क्यों ना हो, मैं तुम्हें एक मेमने की तरह बना दूंगा। वो जिन्वू के हाथ में ग्लव्स देखते हुए सोचता है कि ये स्कूल ड्रेस कोड के खिलाफ है। वो जिन्वू के पीछे से चिल्लाता है कि बच्चे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई स्कूल में ग्लव्स पहनकर आने की? लेकिन जैसे ही जिन्वू उसकी तरफ देखता है वो टीचर बुरी तरह से डर जाता है। उसके पसीने आ जाते हैं जब वो जिन्वू के अंदर डार्कनेस और शैडोज देखता है। इसीलिए पार्क तुरंत जिन्वू को इग्नोर करते हुए दूसरे बच्चों को डांटने लगता है। जिन्वू के अंदर पार्क ने अभी जो देखा है उसके बारे में वो सोचने लगता है। उधर बेलियन और जिन्वू दोनों ही समझ जाते हैं कि उसने शैडोज को देख लिया है। जिन्वू सोचने लगता है कि क्या ये भी एक इफेक्ट है जो मैंने इस दुनिया में लाया है। ग्राउंड से सभी स्टूडेंट्स अब क्लासरूम में आ जाते हैं जहाँ जिन्वू अकेले बैठा हुआ था। तभी उसके पास एक स्टूडेंट आता है जिसका नाम युंगिल था। वो जिन्वू को बताता है कि वो 2 साल पहले उसके साथ मिडिल स्कूल में पढ़ता था। लेकिन तभी 4 स्टूडेंट्स पीछे से युंगिल को धक्का मारते हुए जिन्वू के सामने आते हैं। वो बोलते हैं कि तुम ग्लव्स पहनकर खुद को तोप समझते हो। जिन्वू सोच रहा था कि वो सब बोल रहे हैं या फिर मुझे ऑर्डर दे रहे हैं। वे चारों जिन्वू को गालियां देते हुए बोलते हैं कि तू वो ग्लव्स उतार दे और हमें ट्राई करने दे। उन्हें लग रहा था कि जिन्वू ने कोई टैटू बनवा रखा होगा। जिन्वू के साथ ये सब होता देखकर बेरू बोलता है कि मेरे किंग, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं इन बेवकूफों को कच्चा चबा जाऊंगा और आपके हवाले कर दूंगा। लेकिन जिन्वू बेरू को रोक लेता है। इसके बाद जिन्वू अपने ग्लव्स उतारता है जिसे देखकर उन्हें बहुत अजीब लगता है। जिन्वू सोचता है कि ये चोट मुझे ड्रैगन किंग से मिली है और ये सिर्फ एक ऐसी चीज है जिसे मैं प्रॉपर्ली हील नहीं कर पाया। जिन्वू उन चारों स्टूडेंट्स से बोलता है कि क्या तुमने कभी जला हुआ घाव नहीं देखा? उन चारों को वो घाव डरावना लगता है और वो बोलते हैं कि हम बस मजाक कर रहे थे, इतना सीरियस क्यों हो गए? वो बोलते हैं कि उस ग्लव्स को वापस पहन लो, ये बहुत घिनौना है, और वो सब वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन बेरू जिन्वू के साथ ऐसा होते देख कुछ ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है? वो तुरंत उन चारों स्टूडेंट्स की तरफ जाने लगता है। जिन्वू के रोकने पर भी बेरू नहीं रुकता और उनकी शैडो में घुसकर उन स्टूडेंट्स को नीचे गिरा देता है और वापस जिन्वू के पास आ जाता है। इसके बाद जिन्वू युंगिल के साथ बातें कर रहा था, जहाँ युंगिल बोलता है कि 3 साल पहले तुम बहुत वीक थे लेकिन तुम अब उन लोगों से भी नहीं डरे। तब जिन्वू उसे बताता है कि मैंने बहुत ट्रेनिंग की है। ये सुनकर युंगिल बोलता है कि तो क्या तुम एथलेटिक क्लब में ज्वाइन होना चाहते हो? तब जिन्वू बोलता है कि वैसे तो मुझे एक क्लब में ज्वाइन होना है। जिसके बाद वो दोनों ट्रैक एंड फील्ड क्लब जाते हैं, जहाँ का टीम कैप्टन उनसे पूछता है कि क्या तुम दोनों ट्रैक एंड फील्ड क्लब ज्वाइन करना चाहते हो? तब जिन्वू युंगिल को डरा हुआ देखकर कैप्टन को बताता है कि सिर्फ मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। तभी पीछे से सीनियर मेंबर्स भी वहाँ आ जाते हैं और बोलते हैं कि बच्चे, ये कोई मजाक नहीं है। इसके बाद कैप्टन जिन्वू से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई स्पोर्ट्स टैलेंट है या फिर क्या तुम मिडिल स्कूल में रनिंग के लिए ट्रेंड हुए हो? जिन्वू कैप्टन के दोनों सवालों पर नहीं बोलता है। तब एक सीनियर बोलता है कि ये जगह सिर्फ स्पोर्ट्स टैलेंट को ही एक्सेप्ट करता है। अगर तुमने कभी रनिंग नहीं की है तो तुम ये क्लब
क्लब क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? तब जिनवू बोलता है कि मुझे किसी से एक कंपटीशन में मिलना है। जिनवू जानता है कि चाहे इन इस फील्ड में जरूर आएगी, इसीलिए वो इस क्लब को ज्वाइन करना चाहता था। वो सोचता है कि मैं चाहे से उस कंपटीशन में मिल पाऊंगा जहां जूनियर हाई डिवीजन के रनर्स इकट्ठे होते हैं। कुछ मेंबर्स जिनवू को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कैप्टन उन्हें रोकते हुए एक शर्त के साथ जिनवू को क्लब में ज्वाइन करने के लिए मान जाता है। शर्त ये थी कि उसे कम से कम सेकंड ग्रेड के उस सब्स्टिट्यूट रनर को हराना होगा। कैप्टन सोच रहा था कि जिनवू उसे नहीं हरा पाएगा, लेकिन जिनवू उसके साथ रेस करने के लिए हाँ कर देता है। वहाँ का सीनियर जिनवू पर हंसते हुए सोच रहा था कि कैसे कोई इस क्लब में ज्वाइन हो सकता है जो पिछले साल के रीजनल्स में तीसरे नंबर पर आने वाले आदमी को भी पहचान नहीं पाया। इसके बाद ट्रेनर जिनवू से बोलता है कि अगर तुम रेस जीत गए तो तुम इस क्लब में ज्वाइन हो सकते हो, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हें 1 महीने के लिए फ्री में लॉन्ड्री और साफ सफाई करनी होगी, जिसके लिए जिनवू मान जाता है। इसके बाद हम पार्क को देखते हैं, जिसे प्रिंसिपल ने जिनवू को सुधारने के लिए बोला था। ग्राउंड में जो उसने देखा था उससे वो अभी तक बुरी तरह हिला हुआ था, इसीलिए वो ब्रेक रूम में चला जाता है। यहाँ से उसे ट्रैक एंड फील्ड क्लब का ग्राउंड दिखाई देता है। जैसे ही वो नीचे देखता है, वो ट्रैक पर जिनवू को दौड़ते हुए पाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ट्रैक एंड फील्ड वालों के साथ क्या कर रहा है। वो इस क्लब के टीचर से पूछता है कि जिनवू वहाँ क्या कर रहा है। तब वो बताता है कि उसका नाम संग जिनवू है और वो ट्रैक एंड फील्ड क्लब ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन क्लब वाले उसे भगा नहीं पाए, क्योंकि टेस्ट लेने के बाद उसने साबित कर दिया कि वो कितना काबिल है। टेस्ट पास करने के बाद भी अभी भी वो उससे रनिंग करवा रहे हैं, क्योंकि वो अभी उसकी स्टेमिना को चेक कर रहे हैं। टीचर उसे बताता है कि ये उसका 20वां लैप है। मैं उसे भागते हुए देखकर थक गया था, इसीलिए यहाँ पर आ गया। उसकी बातें सुनकर पार्क सोचने लगता है कि शायद मैंने उसके बारे में गलत इंप्रेशन बना लिया था और अब मुझे बिना कुछ गलत सोचे उसे ऑब्जर्व करना चाहिए। लेकिन तभी उसकी एक बार फिर से फट जाती है और वो डर कर चिल्लाने लगता है, क्योंकि जिनवू के साथ हजारों शैडो सोल्जर्स चक्कर लगा रहे थे और पार्क फिर से उन्हें देख लेता है। वो सोचता है कि क्या ये एक इल्यूजन है, मैं ये क्या देख रहा हूँ। और तभी अचानक विंडो के सामने बेरू खड़ा हो जाता है। जैसे ही बेरू आवाज निकालता है, पार्क डर कर पीछे गिर जाता है। तभी इग्रिस बेरू से बोलता है कि मैंने कहा था कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तब बेरू बताता है कि लगता है वो इंसान सच में हमें देख सकता है। इसके बाद हम जिंचुल को देखते हैं, जो एक रेस्टोरेंट में किसी आदमी से मिलने जाता है। ये बंदा जिंचुल से बोलता है कि तुम वही केस इन्वेस्टिगेट कर रहे हो जिसमें क्रिमिनल्स ने उस दिन सरेंडर कर दिया था। वो पूछता है कि तुमने उस दिन कुछ देखा था या नहीं। पहले तो जिंचुल बात को टालता है, लेकिन दोबारा पूछने पर जिंचुल उस दिन के बारे में सोचते हुए बताता है कि उसने एक मॉन्स्टर एंट देखा था। वो बोलता है कि मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन वो एंट की तरह लग रही थी। जिंचुल की बातें वहाँ गुजर रहा जिनवू का टीचर पार्क भी सुन लेता है, जिसने स्कूल में एंट को देखा था। वो उन्हें बताता है कि वो ऐसा मॉन्स्टर एंट था जिसका सिर एंट का था, लेकिन एक ह्यूमन बॉडी के साथ। इसके बाद हम फिर से ट्रैक एंड फील्ड क्लब का सीन देखते हैं, जहाँ कैप्टन और सभी सीनियर्स के साथ जिनवू और युंगिल भी रेस कर रहा था, जहाँ सीनियर्स पूरा दम लगा रहे थे और बार बार बोलते हैं कि हमारा टारगेट पूरे देश को जीतना है। सीनियर्स खुद को मोटिवेट करते हुए बार बार यही बोल रहे थे। ट्रैक में जिनवू सबसे आगे दौड़ रहा था। युंगिल भले ही वीक था, लेकिन जिनवू को देखकर वो भी पूरा दम लगा रहा था, हालांकि वो बहुत ज्यादा थका हुआ था। उसे देखकर जिनवू बोलता है कि आखिर हमें फॉलो करके क्यों ये लड़का अपने आप को इस हार्डशिप से गुजार रहा है। इस पर बेलियन बोलता है कि इंसान मूर्ख होते हैं मेरे किंग। लेकिन तभी जिनवू अपनी पावर से युंगिल को एनर्जेटिक और फास्ट कर देता है। युंगिल अब खुद की बॉडी को गर्म फील करने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है, जिसके बाद युंगिल भी सभी सीनियर्स से बहुत ज्यादा आगे निकल जाता है। ये देखकर सीनियर्स बोलते हैं कि हमारे न्यू मेंबर्स में जुनून की आग है और हम सीनियर्स ऐसे ठंडे कैसे रह सकते हैं। ऊपर की विंडो से पार्क लगातार जिनवू पर नजर बनाए रखता है। इसके बाद हम फिर से उसी रेस्टोरेंट का सीन देखते हैं, जहां पार्क जिंचुल को मॉन्स्टर एंट के बारे में बता रहा था। इसके बाद पार्क वहां से जाते हुए बोलता है कि पता नहीं क्या क्या बोल रहा हूँ, मैं बहुत नशे में हूँ। लेकिन जिंचुल उसे रोकता है और उससे सारी बातें बताने के लिए कहता है और पार्क जिंचुल को सारी बातें बताता है। सीन फिर से रेस ट्रैक में शिफ्ट होता है। रेस खत्म होने के बाद जिनवू सोच रहा था कि इन दिनों कुछ लोग मुझ पर नजर रखे हुए हैं। तब बेलियन बोलता है कि मेरे किंग, हमारे लिए बेहतर होगा कि हम उन इंसानों की यादें मिटाकर उनसे हमें देखने वाली एबिलिटी को खत्म कर देना चाहिए। तब जिनवू बोलता है कि अभी नहीं, अभी हम और ऑब्जर्व करते हैं। इसके बाद स्कूल के बाहर हम जिंचुल को देखते हैं, जो स्कूल पर नजर रखे हुए था। वो सोचता है कि वो मॉन्स्टर जिसे क्रिमिनल्स ने देखा था और जिसे एक स्टूडेंट के अंदर केवल वो टीचर ही देख सकता है, उनके बीच कुछ अजीब कनेक्शन है। लेकिन जिंचुल को समझ नहीं आ रहा था कि वो एक स्टूडेंट से मॉन्स्टर के बारे में कैसे बात करे। वो पहले सोचता है कि वो पूछेगा कि क्या तुम्हें शैडो मॉन्स्टर के बारे में कुछ पता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि जब मैं किसी से इस तरह के क्वेश्चन पूछूंगा तो कहीं वो मुझे पागल ना समझे। तभी जिंचुल अपने पैरों के नीचे एक शैडो को देखता है, जिसे जिनवू ने वहाँ नजर रखने के लिए रखा था। जिंचुल हैरान होकर सोचता है कि इस स्कूल में जरूर कुछ ना कुछ है। उधर जिनवू सोच रहा था कि क्या उसने उस शैडो को देख लिया। जिंचुल को क्लासरूम में आते हुए देखकर जिनवू सोचता है कि जैसा कि मुझे
मुझे जिंचुल से उम्मीद थी। भले ही उसके पास अब पास्ट की यादें नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है उसमें अभी भी कुछ इंस्टिंक्ट मौजूद है। जिंचुल टीचर को बताता है कि मेरे पास जिन्वू के लिए कुछ सवाल हैं। जिन्वू अब उससे मिलने क्लासरूम से बाहर जाता है, जहां जिंचुल उससे बीच क्लास में डिस्टर्ब करने के लिए माफी मांगता है। उसे देखकर जिन्वू खुश हो जाता है, क्योंकि वो कई सालों बाद उससे मिला था। जिन्वू सोचता है कि अगर मैंने उसे सब दिखा दिया तो वो शायद सोचेगा कि मैं अजीब हूँ। उसे देखकर जिंचुल सोचता है कि उसके बारे में कुछ अजीब है। आखिर कैसे एक स्टूडेंट के पास ऐसी आंखें हो सकती है। इसके बाद जिंचुल जिन्वू को शैडो एंड की फोटो दिखाते हुए पूछता है कि इसे देखकर तुम्हारे माइंड में कुछ आ रहा है क्या। जिन्वू सोचता है कि ये मुझसे भी अच्छी ड्राइंग है। जिन्वू फोटो देखते हुए हाँ बोलता है। ये सुनकर जिंचुल बहुत एक्साइटेड हो जाता है और पूछता है कि क्या ये मॉन्स्टर एंट है और तुम कौन हो। जिंचुल तुरंत खुद को संभालता है और ज्यादा एक्साइटेड होने के लिए माफी मांगता है और पूछता है कि क्या तुम्हें इसके बारे में पता है। इसके बाद जिन्वू बोलता है कि ये वही मॉन्स्टर एंट है जो एक ड्रामे में दिखाई गई थी, जिसे बच्चे देखते हैं। ये सुनकर जिंचुल की सारी एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है और वो जिन्वू से ड्राइंग लेते हुए थैंक्स करता है और बोलता है कि तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद जिन्वू उससे बोलता है कि ये काफी यादगार बातचीत थी और क्या आप मुझे उस मॉन्स्टर की फोटो दे सकते हैं। तभी बेरू बोलता है कि मेरे किंग प्लीज आप अपनी आंखें किसी आधे गधे के सामने ना दिखाएं। इसके बाद जिंचुल जिन्वू को ड्राइंग दे देता है और वहां से जाने लगता है। तब इग्रिस बोलता है कि मेरे किंग आपने उसे सच क्यों नहीं बताया। इस पर जिन्वू बोलता है कि भूलना भी एक वरदान है, भले ही ये गॉड के टूल से ही मिला है। तब इग्रिस जिन्वू की बात समझ जाता है। इसके बाद जिन्वू जैसे ही क्लासरूम में वापस आता है, लड़कियां उसे घेर लेती हैं, क्योंकि वो अभी डिटेक्टिव से बात करके आया था। इसके साथ ही वो जिन्वू की बॉडी की तारीफ करती हैं। इसके अलावा कुछ लड़कियों ने जिन्वू को सीनियर्स के साथ ट्रैक में दौड़ते हुए देखा था, इसीलिए वो सब उसे घेरे हुए थीं। तभी उन लड़कियों को साइड करते हुए वहीं चारों लड़के आ जाते हैं जिन्हें बेरू ने गिराया था। वो जिन्वू से जल रहे थे, इसीलिए वो उसे परेशान करने लगते हैं। लेकिन तभी ट्रैक एंड फील्ड क्लब के सीनियर्स वहां आ जाते हैं और उन लड़कों का गला दबाते हुए बोलते हैं कि क्या प्रॉब्लम है तुम्हें हमारे प्यारे ट्रैक एंड फील्ड के इक्के के साथ। जिन्वू खड़ा होते हुए पूछता है कि सीनियर्स आप यहाँ क्यों आए हैं। तब वो हंसते हुए बोलते हैं कि हम अपने इक्के को रोकने आए हैं, ताकि ये चार बेवकूफ तुम्हारे हाथों पिटने से बच जाएं। इसके बाद क्लब का कैप्टन बताता है कि यहाँ न्यूकमर्स के लिए वेलकम पार्टी होने वाली है। उनके इनवाइट करने पर जिन्वू युंगिल के साथ पार्टी में आने के लिए मान जाता है। इसके बाद सीनियर्स उन लड़कों को भी अपने साथ ले जाने लगते हैं। जिन्वू पूछता है कि आप इन्हें कहाँ ले जा रहे हो। तब सीनियर्स हंसते हैं और परेशान करने वाले उन लड़कों को उठाकर ट्रैक में दौड़ाने के लिए अपने साथ ले जाते हैं। कुछ टाइम बाद स्कूल से जाते समय सभी ट्रैक एंड फील्ड के मेंबर्स एक साथ होते हैं। सभी मेंबर्स के साथ जिन्वू और युंगिल की अच्छी दोस्ती हो चुकी होती है। कैप्टन जिन्वू से पूछते हैं कि उन लड़कों की क्या प्रॉब्लम है, तुम बोलो तो हम ये सॉल्व कर दे पूरी तरह से। लेकिन जिन्वू बोलता है कि सब ठीक है, मैं नहीं चाहता कि इससे कंपटीशन पर कोई इफेक्ट पड़े। तभी जिन्वू को जिंचुल पीछे से आवाज लगाता है और उससे बात करने के लिए कुछ समय मांगता है। जिन्वू वहां रुक जाता है और सीनियर्स वेलकम पार्टी की याद दिलाते हुए युंगिल को अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद जिन्वू बोलता है कि मैं यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता, आखिर तुम किस बारे में बात करना चाहते हो। तब जिंचुल आराम से जिन्वू का नाम लेता है और इमोशनल होते हुए बोलता है कि क्या ये सच में आप हैं। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब स्कूल के अंदर जिंचुल जिन्वू से मिलने आया था और जब जिंचुल ने जिन्वू को बेरू की ड्राइंग दी थी, तब दोनों के हाथ एक दूसरे से टच हुए थे और यहीं से जिंचुल को पिछले टाइमलाइन की यादें दिखाई देने लगती हैं। और जैसे ही वो जाने लगता है, तभी जिंचुल को जिन्वू की वो बात याद आती है जब उसने बोला था कि एसोसिएशन लीडर, क्या आपको मुझ पर भरोसा है। ये तब की याद थी जब गोगनही के मरने के बाद जिंचुल एसोसिएशन लीडर बना था और जिन्वू ने उसे मोनार्क्स और रूलर्स के बारे में सब कुछ दिखाया था। जिंचुल को अब एक एक करके भुलाई गई सभी बातें याद आने लगती हैं। उसके दिमाग में संग जिन्वू के साथ के हर एक पल की यादें चलने लगती हैं। वो वहीं पर बैठकर सोचता है कि क्या ये वही नाम है जो उस स्टूडेंट का था। इसके बाद जिंचुल को गोगनही की डेथ, जिन्हों और जिन्वू के साथ की सभी बातें याद आ जाती हैं। जिंचुल पूरी तरह हैरान हो जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसी चीजें हो भी कैसे सकती हैं। तब जिन्वू उसे बताता है कि हायर बीइंग की यादों को समय का बहाव पसंद नहीं है। इसके बाद जिंचुल बोलता है कि हो ही नहीं सकता मिस्टर संग, क्या तुम उन लोगों से अकेले लड़ने का इरादा रखते हो। तब जिन्वू उसे हाँ बोलता है और यहीं पर जिंचुल को सारी सच्चाई का पता चल जाता है। फ्लैशबैक अब खत्म होता है और हम वापस जिन्वू को जिंचुल के साथ देखते हैं, जहां जिंचुल ने जिन्वू को बात करने के लिए रोक लिया था। जिंचुल जिन्वू से पूछता है कि आखिर तुम कितने समय से उन लोगों के साथ डिमेंशन क्रैक में लड़ रहे थे। जिंचुल सोच रहा था कि हिस्ट्री के हिसाब से तो ये 2 साल के लिए गायब था, पर वहां तो ऐसा कुछ था ही नहीं जिसे निपटाने के लिए 2 साल लग जाए। तब जिन्वू उसे बताता है कि 27 साल लग गए और ये सुनकर जिंचुल हैरान हो जाता है। जिंचुल पूछता है कि क्या आपको पछतावा नहीं होता। तब जिन्वू बताता है कि मुझे कितनी भी बार फैसला लेना पड़े, मैं हर बार वही फैसला लूंगा। जिंचुल बोलता है कि ऐसा लग रहा है जैसे तुम इस जिंदगी से खुश हो। तब जिन्वू बताता है कि मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ, लेकिन दिक्कत सिर्फ एक ही है कि मेरी एज नहीं बढ़ सकती, जिसकी वजह से मुझे मेरी आइडेंटिटी बदलनी पड़ती है। जिंचुल सोचता है कि इमॉर्टैलिटी और एज
न बढ़ना, इसने तो गॉड जैसी पावर्स पाली है, लेकिन ऐसी पावर्स के बाद भी इसने सिंपल लाइफ जीने का फैसला किया। जिनचुल पूछता है कि आगे तुम्हारा क्या प्लान है। तब जिनवू उसे बताता है कि उसने अभी तक कुछ नहीं सोचा है, जिसके बाद जिनचुल उसे पुलिस में आने के लिए बोलता है ताकि वो साथ मिलकर क्रिमिनल्स को पकड़ सकें। लेकिन जिनवू जाते हुए बोलता है कि मैं इस बारे में सोचूंगा। जिनचुल उससे बोलता है कि मैं इंतजार करूंगा। तब जिनवू मजाक में उससे बोलता है कि मेरा वेट मत करना, क्योंकि ये ऐसी जॉब है जहां काम ज्यादा और पैसे कम हैं। इसके बाद दोनों ही अपने अपने रास्ते पर चले जाते हैं और फिर कुछ समय बीत जाता है। मार्च में हुए इंसिडेंट के बाद कुछ समय बीत जाता है और अप्रैल के अंत में एक दिन हम वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स के सुनसान डेजर्ट एरिया में एक ट्रैवलर को देखते हैं। ये ट्रैवलर यहाँ कुछ ऐसा देखता है कि उसके होश उड़ जाते हैं और वो तुरंत इमरजेंसी रिपोर्ट सेंटर में कॉल करता है। ट्रैवलर घबराते हुए उन्हें बताता है कि यहाँ कुछ टूट रहा है और इसमें बहुत से क्रैक्स आ गए हैं। इमरजेंसी सेंटर के लोग पूछते हैं कि क्या रेगिस्तान में कोई बिल्डिंग है जो गिरने वाली है और जिस क्रैक के बारे में आप बोल रहे हैं वो कहाँ पर है। तब वो बंदा बताता है कि बात ये है कि यहाँ आसमान टूट रहा है। इसके बाद सियोल सिटी में हम जिनवू के घर का सीन देखते हैं, जहां जिनवू के साथ इग्रिस भी पढ़ रहा होता है और वो बोलता है कि किंग क्वेश्चन नंबर 24 को इस तरह नहीं करते हैं। तभी अचानक जिनवू को खतरे का एहसास होता है। बाहरी दुनिया के खतरे का एहसास होते ही वो तुरंत रूलर्स के वेसल से मिलने एक कॉफी शॉप में चला जाता है। जिनवू उससे पूछता है कि क्या ये रूलर्स का काम है। वो जिनवू से बोलता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि उनकी मूवमेंट्स हमसे बिल्कुल अलग है। इसके बाद जिनवू पूछता है कि वो जो भी यहाँ आ रहे हैं, तुम उनके बारे में मुझे कुछ बता सकते हो क्या। तब वेसल उसे बताता है कि बहुत सालों पहले यहाँ दूसरी दुनिया भी मौजूद थी जिसने हमारी दुनिया पर कदम रखा था। ऐसा लगता है कि आर्मी ऑफ द स्काई से पीछा किए जाने की वजह से उन्होंने अपनी दिशा बदल ली। तब जिनवू पूछता है कि उन्होंने पृथ्वी पर आने की कोशिश क्यों की। तब वेसल बताता है कि वहाँ की प्रजाति जिंदा रहने के लिए स्टार्स के रॉक्स खाते हैं। इससे साफ है कि वो यहाँ क्यों आना चाहते हैं। उनकी दुनिया में उन्हें टाइटन्स बोला जाता है जो बहुत खतरनाक होते हैं। जिनवू समझ जाता है कि इसका मतलब वो हमारे दोस्त नहीं है और कप ऑफ रीइंकार्नेशन को यूज करने से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। मतलब इन दुश्मनों को पृथ्वी की तरफ कभी आना ही नहीं था। इसके बाद वो वेसल बताता है कि जिन दुश्मनों को रूलर्स की दुनिया को टारगेट बनाना चाहिए था, उन्होंने अपना टारगेट बदलकर अब पृथ्वी कर लिया है। ये सुनकर जिनवू को लगता है कि ये सब उसी की वजह से हो रहा है। इसके बाद रूलर का वेसल जिनवू को बताता है कि रूलर्स सोच रहे हैं कि वो दुश्मन तुम्हारी ग्रेट पावर्स के पीछे हैं जो तुम्हारे अंदर है, और उन्होंने पृथ्वी को बचाने के लिए आर्मी ऑफ द स्काई को भी भेज दिया है। जिनवू सोचता है कि अगर रूलर्स की आर्मी गेट्स की मदद से यहाँ आने वाली है तो उन्हें यहाँ आने में कई साल लग जाएंगे, तब तक यहाँ सब खत्म हो जाएगा। जिनवू सोचता है कि मैं टाइटन्स को रोकने के लिए रूलर्स की आर्मी का वेट नहीं कर सकता, जिसके बाद जिनवू अकेले ही उनसे फाइट करने का फैसला करता है। इसके बाद हम उसी रेगिस्तान का सीन देखते हैं जहाँ आसमान में क्रैक हुआ था। ये बात जब अमेरिकन गवर्नमेंट तक पहुँचती है तब वो इस जगह को सील कर देते हैं और वहाँ आर्मी के साथ कई एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है। लेकिन कोई भी एक्सपर्ट इस चीज को समझने लायक जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि किसी भी इंसान ने ऐसा होते हुए अब तक नहीं देखा था। तब वहाँ की आर्मी का चीफ बोलता है कि फिक्र मत करो, अगर इसमें से कुछ बाहर आया भी तो हम संभाल लेंगे। लेकिन तभी वो देखता है कि वहाँ खड़े आर्मी के सभी टैंक्स हवा में उड़ने लगे हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ चल क्या रहा है। यहाँ हम देखते हैं कि ये सब कोई और नहीं बल्कि खुद जिनवू कर रहा था, क्योंकि जिनवू जानता है कि टाइटन्स के आगे इंसानी वेपन किसी काम के नहीं है। इसीलिए जिनवू टैंक और सभी सोल्जर्स को वहाँ से हटाकर उस जगह को खाली कर देता है ताकि किसी भी इंसान की मौत इस वॉर में ना हो। जिनवू अब सोचता है कि मैं उन्हें फील कर सकता हूँ, मैं हमारे दुश्मनों के उस जुनून को फील कर पा रहा हूँ जिसमें वो इस जगह को गायब करना चाहते हैं। उनकी सांसें बहुत पास आ चुकी हैं। जिनवू अपने डैगर समन करता है और बोलता है कि बाहर आओ, अब इस समय तुम सभी जिससे लड़ने वाले हो वो खुद तुम्हारे महाराज हैं और जो एक हंटर भी हैं। जिनवू उन सभी सोल्जर्स को बैटलफील्ड से दूर भेज देता है। आर्मी का चीफ वहाँ से उठते हुए सोचता है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। तभी आसमान क्रैक हो जाता है और वहाँ से अनगिनत टाइटन्स पृथ्वी पर आने लगते हैं और उन बड़े टाइटन्स की आर्मी के सामने जिनवू अकेला खड़ा था। टाइटन्स का लीडर जिनवू को देखते हुए बोलता है कि क्या तुम हमें रोकने के लिए अकेले आए हो। तब जिनवू उससे बोलता है कि क्या मैं तुझे अकेला दिख रहा हूँ। जिसके बाद जिनवू अराइज बोलता है और पूरा रेगिस्तान पर्पल हो जाता है। जिनवू के डोमेन से लाखों शैडो सोल्जर्स बाहर आने लगते हैं। मैजिक शैडो सोल्जर्स, बीस्ट्स, आर्क्स, बेरू के साथ एंट्स की पूरी आर्मी, मैजिकल बीस्ट्स, बेलियन के साथ की आर्मी और ड्रैगन्स शैडो सोल्जर्स जब एक साथ बाहर निकलते हैं तब 10 लाख से भी ज्यादा सोल्जर्स टाइटन्स के सामने खड़े हो जाते हैं और अब जिनवू अपनी आर्मी
को आगे बढ़ने का ऑर्डर देता है। सीन अब व्हाइट हाउस में शिफ्ट होता है, जहां अमेरिकन प्रेसिडेंट सोच रहा होता है कि अचानक आसमान में क्रैक्स हुए और उससे चीजें बाहर आने लगी। ऐसी घटना पहली बार हुई है। वो सोच रहा था कि क्या हम उन चीजों को संभाल भी सकते हैं या नहीं। तभी आर्मी का चीफ व्हाइट हाउस पहुंचता है और वहां बताता है कि वहां सारी चीजें अब कंट्रोल में हैं। वो सभी हायर अप्स को मीटिंग रूम में बुलाता है और सबको उसी डेजर्ट की वीडियो दिखाता है जो उस जगह पर ड्रोन्स और रोबोट से रिकॉर्ड किया गया है। वहां जिन्वू को अकेले देखकर सभी हैरान हो जाते हैं कि हादसे की जगह पर वो एशियन लड़का कौन है। सब पूछने लगते हैं कि आर्मी कहाँ है और उस जगह पर सिविलियन क्या कर रहा है। तब आर्मी चीफ बोलता है कि मैं भी यही जानना चाहता हूँ। हम देखते हैं कि जिन्वू के हाई ऑर्क्स टाइटन्स पर आग बरसा रहे हैं। टस्क की फायर पूरे रेगिस्तान में टाइटन्स को अलग कर देती है। सभी शैडो सोल्जर्स अब टाइटन्स पर टूट पड़ते हैं। जिन्वू अपने सोल्जर्स के साथ एक एक करके टाइटन्स को खत्म करने लगता है। जिन्वू डैगर्स रश का यूज करते हुए कई टाइटन्स को लगातार मारता रहता है, लेकिन तभी टाइटन्स का लीडर जिन्वू के सामने आता है और वो आसानी से जिन्वू के डैगर्स को रोक लेता है और बोलता है कि ये सब बेकार ट्रिक्स हैं। जिसके बाद जिन्वू डार्कनेस की पावर्स का यूज करता है और अपने एक हाथ को उस टाइटन से भी बड़े साइज का बना लेता है और उस पर अटैक करते हुए उस टाइटन को नीचे गिरा देता है। वो टाइटन अब खुद को छोटा करते हुए बोलता है कि यूनिवर्स के इतने छोटे से प्लेनेट पर तुम जैसा कोई होगा मैंने सोचा भी नहीं था। हालांकि तुम्हें अपनी पावर का यूज करने के लिए माना का यूज करना पड़ता है। इससे पता चलता है कि तुम्हारी रेस कितनी कमजोर है। और दूसरी तरफ हम टाइटन्स को अपनी पूरी पावर का यूज करने के लिए सिर्फ अपने साइज को छोटा करना पड़ता है। वो अपना साइज छोटा कर लेता है और बोलता है कि सिर्फ टाइटन्स के बेस्ट वॉरियर्स ही ऐसा कर सकते हैं, जिनमें से मैं भी हूँ, और अगर तुम मुझसे माफी मांगोगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। और तभी बेलियन उस पर अपनी सोर्ड से बुरी तरह अटैक कर देता है, जिसके बाद दूसरे सोल्जर्स उसे घेर लेते हैं। टाइटन्स की पूरी आर्मी लगभग खत्म हो चुकी थी। इसके बाद बेलियन जिन्वू से पूछता है कि मेरे किंग, क्या आप उससे बातें कर रहे थे? जिन्वू बोलता है कि नहीं, वो बहुत ज्यादा घमंडी है, तुम ही उस पर ध्यान दो। तभी बेरू की खतरनाक एंट्री होती है और वो उस टाइटन लीडर को खत्म करते हुए बोलता है कि मेरे किंग, इसे मुझ पर छोड़ दीजिए। जिसके बाद जिन्वू के सोल्जर्स ही उन टाइटन्स का सफाया कर देते हैं। इसके बाद हम अमेरिका में हो रही मीटिंग रूम का सीन देखते हैं, जहां सभी हायर अप्स इस पूरी फाइट को देख रहे थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो आदमी है कौन। प्रेसिडेंट सोच रहा था कि उस अकेले आदमी ने उन मॉन्स्टर्स को ऐसा संभाला जैसे वो उनके सामने कुछ भी ना हो। वो सोचता है कि जैसा मूवीज में होता है वैसा असल जिंदगी में देख रहा हूँ। प्रेसिडेंट पूछता है कि क्या इंटेलिजेंस एजेंसी भी इस इंसान के बारे में पता नहीं लगा पाई? डेविड, जो कि पिछली टाइमलाइन में कामिश ड्रैगन के रून स्टोन का इंचार्ज था, वो इस समय इंटेलिजेंस एजेंसी का डायरेक्टर है। वो बोलता है कि ये सब नामुमकिन है, लेकिन हम उस इंसान का पता काल्पनिक तरीके से लगा सकते हैं। इसके बाद डेविड प्रेसिडेंट को सेलनर के बारे में बताता है कि अब वही हमें जवाब दे सकती है। इसके बाद हम कोरिया के स्कूल का सीन देखते हैं, जहां अब नेशनल ट्रैक एंड फील्ड कंपटीशन होने वाला था। जिन्वू ने इसीलिए ट्रैक एंड फील्ड ग्रुप ज्वाइन किया था ताकि इस कंपटीशन में वो चाहे से मिल पाए। जिन्वू यहाँ अपने ट्रैक एंड फील्ड ग्रुप वाले दोस्तों के साथ आता है और तभी उसकी नजर किमचुल पर पड़ती है। जिन्वू उसे देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि पिछली टाइमलाइन में जिन्वू ने किमचुल को मारकर उसे अपना शैडो सोल्जर बनाया था, जिसे हम आयरन के नाम से जानते थे। जिन्वू को देखकर किमचुल भी रुक जाता है। उसे देखकर जिन्वू के मुंह से आयरन नाम निकल जाता है। तभी वहाँ दूसरे स्कूल का ट्रैक एंड फील्ड ग्रुप आता है और उसका कैप्टन जिन्वू के ग्रुप का मजाक उड़ाता है कि उन लोगों ने फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को एस ऑफ टीम बना दिया। जिसके बाद जिन्वू का कैप्टन बोलता है कि तुम्हारा मुंह खुला रह जाएगा जब तुम देखोगे कि हमारा फर्स्ट ईयर कितना धांसू है। तब दूसरे ग्रुप का कैप्टन किमचुल के बारे में बोलता है कि हमारे पास भी एक खूंखार बंदा है जिसने हमें ज्वाइन किया है। जिन्वू को देखकर किमचुल के मन में एक अजीब चीज चलने लगती है। वो सोच रहा था कि आखिर क्यों मैं किसी एक ऐसे स्टूडेंट के सामने झुकना चाह रहा हूँ जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा और वो लगभग मेरी ही एज का है। वो जिन्वू के सामने डरा हुआ फील कर रहा था, लेकिन अपने कैप्टन के बोलने पर वो खुद को संभाल लेता है। वो जिन्वू को देखते हुए सोचता है कि कोई चांस ही नहीं है कि मैं इस कमजोर बंदे से डर जाऊं। वो जिन्वू से बोलता है कि घूर क्या रहा है, अगर तुझे कुछ कहना है तो कहीं अकेले चलते हैं। जैसे ही वो दोनों अकेले में जाने लगते हैं, तभी जिन्वू के मेंबर्स दूसरे कैप्टन का मजाक उड़ाने के लिए पीछे से बोलते हैं कि जिन्वू किसी को मार मत देना। जिन्वू का कैप्टन बोलता है कि जिन्वू, हम खून खराबा नहीं देखने वाले हैं, तुम ज्यादा जोर मत लगाना, बस ऐसा सोचना कि तुम्हें लोगों की जान नहीं लेना है। जिन्वू उनसे बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। तब वो लोग बोलते हैं कि हमें तुम पर भरोसा है, हमें बस ये ध्यान रखने की जरूरत है कि वो सही सलामत वापस आ जाए। जैसे ही जिन्वू और किमचुल अकेले में जाते हैं, किमचुल जिन्वू का कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डर जाऊंगा? अकेले में आते ही किमचुल को देखकर टस्क बोलता है कि इससे वापस
वापस मिलके अच्छा लगा। इग्रिस बोलता है कि आयरन वापस आ गया। बेरू भी आयरन का वेलकम करता है। वहीं बेलियन बोलता है कि अगर आप इसे मुझ पर छोड़ दें तो मैं इसे इतना पढ़ा लिखा दूंगा कि ये फिर कभी ऐसा बर्ताव नहीं करेगा। किमचुल ने जिन्वू को भले ही पकड़ रखा था, लेकिन वो बहुत हैरान था। उसे जिन्वू के सामने झुकने का मन कर रहा था। उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो तुरंत घुटने पर आ जाता है। जिन्वू सोचता है कि इसे अब आम जिंदगी जीनी चाहिए, इसीलिए इससे ज्यादा घुलने मिलने की जरूरत नहीं है। जैसे ही जिन्वू जाने लगता है, किमचुल उसे रोक लेता है और बोलता है कि क्या यही है जिसे लोग प्यार कहते हैं। ये सुनकर जिन्वू अजीब सा फेस बना लेता है, लेकिन तभी जिन्वू अपनी पावर्स का यूज करते हुए उसके माइंड को चेंज कर देता है कि तुम मुझसे लड़ने वाले थे, लेकिन जब तुम्हें पता चला कि मैं तुम्हारे पापा के दोस्त का बेटा हूँ तो तुमने अपनी नफरत मिटाने की सोची और अब से तुम और भी ज्यादा अच्छे से रहोगे। जिन्वू वहाँ से जाते हुए बोलता है कि तुम उन लोगों में से हो जिसने दुनिया को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी है और इस पर तुम्हें गर्व होना चाहिए। जिसके बाद किमचुल सारी बातें भूल जाता है। अब मिडिल स्कूल की फर्स्ट रेस स्टार्ट होने वाली थी और सभी रनर्स ट्रैक पर आ जाते हैं। इसके बाद हम अमेरिका में सेलनर के घर का सीन देखते हैं, जहां डेविड रेगिस्तान में फाइट करने वाले लड़के का पता लगाने के लिए उसके घर जाता है। सेलनर उसका वेलकम करते हुए उसे अंदर बुलाती है। सेलनर समझ जाती है कि डेविड जिन्वू का पता लगाने के लिए उसके पास आया है। सेलनर उससे बोलती है कि मुझे उस इंसान के बारे में पता है जिसे तुम ढूंढ रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें उस इंसान के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। तब डेविड चिल्लाते हुए बोलता है कि आपको पता होना चाहिए कि उसने क्या किया है। आप ऐसी बातें कैसे कर सकती हैं जबकि आपको पता है कि वो हमारे देश के लिए खतरा बन सकता है। तब सेलनर बोलती है कि मैं तुम्हें ना बताकर बिल्कुल सही कर रही हूँ, क्या तुमने वो वीडियो नहीं देखी है? तब डेविड बताता है कि मैंने देखी है। एक अकेला इंसान जो उन मॉन्स्टर्स के सामने खड़ा रहा जबकि वो बहुत खतरनाक थे, फिर भी वो उनके सामने नहीं झुका। ऐसी पावर्स जिससे लोग कांप जाएं, उसने सच में इंसानियत को बचा लिया। इसके बाद सेलनर बोलती है कि क्या तुम मुझ पर भरोसा करोगे अगर मैं कहूँ कि ऐसी चीजें पहली बार नहीं हुई हैं? ये सुनकर डेविड पूरी तरह हैरान हो जाता है। डेविड पूछता है कि आपका मतलब है कि इंसानियत ने अपने खात्मे का नजारा पहले भी देख चुका है? सेलनर उसे हाँ बोलती है। तब डेविड समझ जाता है कि वो इंसान हमारे लिए खतरा नहीं है। डेविड जाते हुए सेलनर से पूछता है कि वीडियो में जो इंसान था, क्या आप वादा करती हैं कि वो खतरनाक नहीं है? जिसके बाद सेलनर उससे वादा करती है। तब डेविड बोलता है कि ठीक है, फिर मैं भूल जाऊंगा कि आपको उसके बारे में पता है। इसके बाद डेविड वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद हम सेलनर के घर में थॉमस आंद्रे को देखते हैं, जो कि इस टाइमलाइन में एक फाइटर है। इसके बाद थॉमस सेलनर से बोलता है कि मेरे अलावा ट्रैफिक में मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, पर मैं बिना किसी एक्सीडेंट के अब तक जिंदा हूँ, सिर्फ आपकी भविष्यवाणियों की वजह से। वो सेलनर से पूछता है कि आखिर आपने मुझे पहले क्यों बचाया? तब सेलनर उसे बताती है कि क्योंकि तुमने अपने पिछले जन्म में बहुत अच्छे काम किए हैं। ये सुनकर थॉमस हैरान हो जाता है। इसके बाद वो पूछता है कि उस वीडियो वाले बंदे ने ऐसा क्या किया जिसके लिए डेविड को यहाँ आना पड़ा। तब सेलनर उसे बताती है कि उसने दुनिया को बचाया है। थॉमस सोचता है कि मैं सेलनर की बातों को कभी नहीं समझ पाऊंगा। इसके बाद हम वापस कोरिया में हो रहे मिडिल स्कूल डिवीजन की फर्स्ट रेस का सीन देखते हैं, जहां मिडिल स्कूल के रनर्स ट्रैक पर आ जाते हैं और इस कंपटीशन में चाहे इन भी थी। अब सिग्नल मिलते ही रेस शुरू होती है और सभी मिडिल स्कूल गर्ल्स ट्रैक में रनिंग स्टार्ट करती हैं। तभी अचानक चाहे इनके पैर में दर्द होता है, क्योंकि उसके पैर में पहले से चोट लगी थी, लेकिन फिर भी वो रेस जारी रखती है और कंपटीशन की फर्स्ट रेस को जीत जाती है। दूसरी रेस से पहले ग्राउंड में अब फुटबॉल का कंपटीशन शुरू हो जाता है, इसीलिए चाहे बाहर एक पेड़ के नीचे बैठी होती है। वो अपनी इंजरी को देखते हुए सोच रही थी कि क्या बाकी की रेसेस वो इस हाल में जीत पाएगी। वो उदास बैठी थी और तभी वहाँ जिन्वू आकर बोलता है कि क्या तुम इन इंजरीज को छिपाकर दौड़ने वाली हो? इस टाइमलाइन में चाहे पहली बार उसे देखती है। पिछली टाइमलाइन के अंत में ड्रैगन किंग ने पृथ्वी पर अटैक किया था और पूरी दुनिया के हंटर्स जंग में उतर रहे थे। तब जिन्वू ने वॉर स्टार्ट करने से पहले चाहे को कॉल करके प्रॉमिस किया था वो उससे मिलने वापस लौटकर जरूर आएगा। दुनिया को 10 साल पीछे करने और 27 साल डिमेंशन क्रैक में बिताने के बाद फाइनली जिन्वू अपना प्रॉमिस पूरा करता है। जिन्वू खुश था क्योंकि आखिरकार वो उसके सामने खड़ा था। चाहे सोचने लगती है कि क्या ये हाई स्कूलर है। जिन्वू बोलता है कि अगर तुम इस हाल में दौड़ोगी तो पूरे साल अपने इलाज में पैसे ही भरती रहोगी और एक लूजी रनर बन जाओगी। उसकी बातें सुनकर चाहे सोचती है कि ये किसी की स्टोरी है जिसे मैं जानती हूँ। उसे जिन्वू का सेंट पसंद आता है। वो जैसे ही उठने की ट्राई करती है उसका दर्द बढ़ जाता है। जिन्वू उसके पैर को टच करते हुए हिलने के लिए मना करता है और उसके पैर को पूरी तरह हील कर देता है और बोलता है कि सिर्फ एक बार बिना किसी रिग्रेट के रेस करना। इसके बाद जैसे ही वो जाने लगता है चाहे उसे रोकते हुए पूछती है कि क्या हम पहले मिले हैं। तब जिन्वू उससे बोलता है कि अगर तुम मुझसे रेस में जीत गई तो मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दे दूंगा। इसके बाद चाहे बोलती है कि तुम हाई स्कूल में हो, मैंने तुम्हें दौड़ते
हुए देखा है, तुम सारी रेसेस में पहले नंबर पर आते हो। जिनवू बोलता है कि लगता है तुम अभी से मुझसे हार मान रही हो। तब चाहे बोलती है कि मेरी फाइनल रेस जल्दी शुरू होने वाली है, तो ये कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें किसी और दिन रेस में हरा दूं, तो क्या तुम मुझे आंसर दोगे? जिनवू उसकी बात मान जाता है और जाते हुए सोचता है कि ये बड़ी होने पर भी कितनी भोली है। इसके बाद स्कूल के सारे कंपटीशन खत्म हो जाते हैं। काफी समय बीत जाता है। जिनवू अपने ग्रुप के साथ रनिंग करता रहता है। जिनवू स्कूल जाना जारी रखता है, जहाँ उससे मिलने चाहे भी आया करती थी। कुछ महीने बीत जाने के बाद क्रिसमस का दिन आता है। जिनवू के साथ इग्रिस भी डिग्री लेने की तैयारी कर रहा था। तभी चाहे का कॉल आता है और जिनवू चाहे से मिलने के लिए बाहर चला जाता है। जिनवू को अपने कपड़े सिंपल लग रहे थे, इसीलिए वो एक दुकान में रखे कपड़े से चेंज कर लेता है और टस्क से पूछता है कि ये कैसा रहेगा। टस्क उसे बताता है कि बिल्कुल परफेक्ट है महाराज। जिनवू एक जगह पर खड़ा था और वो 3 तक काउंट करने के बाद पीछे मुड़ते हुए हेलो करता है, जहाँ चाहे आ चुकी थी। ये देखकर चाहे बोलती है कि ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे पीछे भी आंखें हैं। इसके बाद वो दोनों शहर में घूमते हुए स्कूल के बाद यूनिवर्सिटी जाने पर बातें करने लगते हैं। इसके बाद जिनवू चाहे को बताता है उसे यूनिवर्सिटी में किसी से मिलना है। चाहे गुस्सा कर पूछती है कि क्या वो एक लड़की है। जिनवू बोलता है कि क्या पता हो भी सकती है, और ये सुनकर चाहे का फेस फूलकर लाल हो जाता है। इसके बाद चाहे उसे उसका प्रॉमिस याद दिलाती है, जब जिनवू ने बोला था कि अगर तुम मुझसे रेस में जीत गई तो मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। इसके बाद चाहे उसे क्रिसमस पेड़ की तरफ इशारा करते हुए बोलती है कि देखते हैं पहले वहाँ कौन पहुँचेगा। तब जिनवू उससे पूछता है कि आखिर तुम इतनी इंटरेस्टेड क्यों हो। तब चाहे उसे बताती है कि मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ कि तुम यूनिवर्सिटी में किससे मिलना चाहते हो और क्या हम उस कंपटीशन से पहले भी कहीं मिल चुके हैं। ये सुनकर जिनवू हैरान हो जाता है और रेस के लिए मान जाता है। जिसके बाद चाहे अपना स्कार्फ निकालती है और जिनवू के गले में डालते हुए बोलती है कि अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो यहीं खड़े रहो और हिलना मत। जिनवू यहाँ फंस जाता है और चाहे रेस में दौड़ने लगती है। ये देखकर इग्रिस बोलता है कि मेरे किंग आप पूरी तरह से हार गए। बेलियन बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा मेरे लॉर्ड की आप बैट हार गए। टस्क बोलता है कि इस बार इन्होंने सब गड़बड़ कर दी, और बेरू बोलता है कि मेरे लॉर्ड आपको अभी दौड़ना स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन जिनवू हैरान खड़ा रहता है। उसे दौड़ते हुए देखकर जिनवू को पुरानी बातें याद आने लगती हैं। उन यादों को सोचते हुए जिनवू बहुत खुश होता है। चाहे उस पेड़ तक पहुंच जाती है, लेकिन जिनवू अभी भी पिछली टाइमलाइन में उसके साथ बिताए हर एक पल को याद करता रहता है। पेड़ के पास पहुंचने पर चाहे बोलती है कि ये मेरी जीत है। इसके बाद जिनवू अपने शैडोज से बोलता है कि तुम सब अपनी आंखें बंद कर लो। चाहे जिनवू को अपनी तरफ आते हुए देखकर आंखें बंद कर लेती है। इसके बाद जिनवू चाहे के पास आता है और उसे गले लगा लेता है। स्टार्टिंग में हम आराम की दुनिया देखते हैं, जहां शैडो सोल्जर्स के बड़े बड़े कैसल हैं। दरअसल ये शैडो वर्ल्ड है, जहां जिनवू के लगभग 10 लाख शैडो सोल्जर्स साथ में रहते हैं। यहाँ के एक कैसल के सामने हम उड़ते हुए ड्रैगन को देखते हैं, जो टस्क को हेलो करता है। पीछे खड़ा ऑर्क टस्क को गुड मॉर्निंग जनरल बोलता है। तब टस्क बोलता है कि गुड मॉर्निंग तो मैं भी बोलना चाहता हूँ, लेकिन शैडो की दुनिया में दिन और रात नहीं होती है। तभी वहाँ बेरू आता है। बेरू को देखकर टस्क बोलता है कि मैंने तुम्हें जो काम दिया था वो तुमने जरूर पूरा किया होगा। तब बेरू उसे एक हुडी निकाल कर दिखाता है और बोलता है कि ये कैसा है। उसे देखकर टस्क बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसने बेरू को यही काम दिया था कि वो उसे किंग की तरह हुडी ला कर दे, क्योंकि टस्क भी अपने किंग की तरह दिखना चाहता था। वो बेरू से बोलता है कि मुझे तुम्हें इसके बदले में क्या देना चाहिए। तब बेरू बोलता है कि मैं आपकी विश को इग्नोर कैसे कर सकता था, आप इससे सेटिस्फाइड हो, मेरे लिए यही काफी है। टस्क तुरंत उस हुडी को पहन लेता है और बोलता है कि मुझे ये रोब बहुत ज्यादा पसंद है, इतना कि मुझे लग रहा है कि सभी मैजिक सोल्जर्स को इस रोब को पहनने की ड्यूटी लगा देनी चाहिए। तभी बेरू बोलता है कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन उस ऑर्ब को हाथ में लेकर चलना तुम पर जच नहीं रहा है। ये कैसा रहेगा कि तुम एक स्टाफ में इस ऑर्ब को बदल दो। तब टस्क बोलता है कि ये एक अच्छा आइडिया है। इसके बाद टस्क बगल में खड़े ड्वार्फ से बोलता है कि दाढ़ी वाले बूढ़े, तुम एक अच्छे आर्टिजन हो तो तुम ही इस ऑर्ब के लिए स्टाफ बनाओगे। वो ड्वार्फ बोलता है कि इस काम को मुझ पर छोड़ दीजिए। ये है आराम की दुनिया, जो अनंत है, जहाँ 10 लाख सोल्जर्स एक साथ रहते हैं। इसीलिए हर कोई एक दूसरे की हेल्प करके यहाँ रहते हैं। यहाँ कई रीजन है, जैसे इस रीजन में बेलियन के सोल्जर्स ट्रेनिंग करते हैं। ये रीजन डीमन कासल एरिया है। ये प्लेयर एडवांसमेंट एरिया है। ये इलाका दाढ़ी वाले कई ड्वार्फ का है, जहां वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ये एशबॉर्न का बैटल जोन है, यहाँ माइंस का काम होता है। और ये एंट सोल्जर्स की कॉलोनी है। ये मैजिक ट्रेनिंग जोन है। ये रेस्टिंग जोन है, और ये है कमर्शियल जोन। सभी शैडो सोल्जर्स अपने किंग के माइंड के साथ जुड़े होते हैं, और जैसे जैसे किंग पावरफुल होता जाता है, सोल्जर्स भी अपने किंग के मन की तरह दिखने लगते हैं। जैसे कि जो सोल्जर्स जो हमेशा वॉर और डिस्ट्रक्शन चाहते थे, वो एक ह्यूमन की तरह सोचने लगे हैं। जैसे लोगों के कई इमोशंस होते
होते हैं, वैसे ही सोल्जर्स के लिए अपने खाली दिलों को नई चीजों से भरना एक नया एक्सपीरियंस था। जैसे कुछ सोल्जर्स जो कि जायंट्स को डिसिप्लिन सिखा रहे हैं, सोल्जर्स जो इग्रिस की क्लास में सो रहे हैं, सोल्जर्स जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, सोल्जर्स जो बातें कर रहे हैं, और वो भी सोल्जर्स जिसने एक दूसरे का गला पकड़ा है और चिल्ला रहे हैं। टस्क सोचता है कि मैं अपने किंग को थैंक्स करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे एक ऐसी दुनिया में बुलाया जो मैंने कभी नहीं सोचा था। इसके बाद हम देखते हैं कि दाढ़ी वाला ड्वार्फ टस्क के ऑर्ब के लिए स्टाफ तैयार करके उसके पास लाता है। ये स्टाफ टस्क को बहुत पसंद आता है क्योंकि उसकी स्टाफ उसके रोब के साथ जच रही थी। वो ड्वार्फ की तारीफ करते हुए बोलता है कि बुढ़े तुम में अच्छा फैशन सेंस है। तभी वहाँ कुछ मैजिकल सोल्जर्स आते हैं। टस्क उनसे पूछता है कि तुम सब कौन हो। वो सोल्जर्स बताते हैं कि ग्रैंड मार्शल बेलियन ने हमें यहाँ आने के लिए बोला था। टस्क सोचता है कि तो नए सोल्जर्स में मैजिक सोल्जर्स भी थे। वो सोचता है कि एक मैजिक सोल्जर के रूप में इनका साइज किसी काम का नहीं है, लेकिन क्या मुझे ये बात इनसे बोलनी चाहिए? टस्क अपनी स्टाफ और हुडी के साथ फुल कॉन्फिडेंस में था। इसके बाद वो उन सोल्जर्स से बोलता है कि अब मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि मैंने क्या क्या हासिल किया है जब हमारे ग्रेट किंग ने ड्रैगन किंग के खिलाफ पहली लड़ाई लड़ी, और हर उस अचीवमेंट को जो मैंने डिमेंशन रिफ्ट्स में हासिल किया था। इससे पहले कि टस्क उन्हें अपनी अचीवमेंट सुना पाता, वहाँ इग्रिस आ जाता है और बोलता है कि तुम सब इधर उधर क्यों भटक रहे हो। तब टस्क पीछे मुड़ते हुए फुल एटीट्यूड में बोलता है कि किसने यह कहने की हिम्मत की कि मैं इधर उधर घूम रहा हूँ, जबकि मैं अपने किंग की तरह दिखने वाले रोब का फैशन दिखा रहा हूँ। आखिर किसने मुझसे ये कहने की हिम्मत की? लेकिन जैसे ही टस्क पीछे इग्रिस को देखता है, उसके पसीने आ जाते हैं और वो तुरंत इग्रिस को आई लव यू कमांडर बोलता है। इसके बाद इग्रिस बोलता है कि मैं हमेशा आपकी वफादारी को थैंक्स करता हूँ। टस्क पूछता है कि आप मुझे ढूंढने यहाँ किस लिए आए हैं? तब इग्रिस बोलता है कि ये जल्द ही शुरू होने वाला है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि जनरल रैंक के ऊपर के सभी सोल्जर्स को हमारे किंग के लिए चीयर करना चाहिए? इसके बाद इग्रिस और टस्क और कुछ सोल्जर्स जिन्वू और चाहे को देखने लगते हैं। जब जिन्वू इस टाइमलाइन में पहली बार चाहे से पेड़ के नीचे मिला था, उन्हें देखकर टस्क खुश होकर बोलता है कि फाइनली हमारे किंग लेडी चाहे से मिल ही गए, और इग्रिस हाँ बोलता है। जिसके बाद वहाँ खड़े सभी शैडो सोल्जर्स अपने किंग के लिए चीयर करने लगते हैं, जबकि टस्क खुशी से रोने लगता है। इसके बाद जिन्वू को देखकर इग्रिस अपनी सभी पुरानी बातें याद करने लगता है, ऐसी यादें जो अब तक हमें नहीं दिखाई गईं। और यहाँ से हम इग्रिस की जर्नी को देखने वाले हैं। इग्रिस सोचने लगता है कि वो जगह जहाँ मैं उनसे पहली बार मिला था, वो शैडो मोनार्क की पावर्स से बना एक स्ट्रेंज डिमेंशन था। जब मेरे पहले किंग ऐशबॉर्न ने उसे देखने की इच्छा की थी, तब वो एक इंसान था जो उनका वेसल बनने के लायक था, और मैं उसी समय समझ गया था कि ये मेरे लीग का आखिरी कमांड है। और उस वक्त मैंने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि अब मेरे लीग से मुझे दूर जाना पड़ेगा।